Next topic is last topic of this unit, oscillation in LC circuit. देखिए टू कंपोनेंट्स एलसी सर्किट, देखिए सीरीज एलसी सर्किट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि इन द एलसी सर्किट ऑब्टेन द रेजोनेंस। देखिए जब भी आपका सर्किट एल और सी कंपोनेंट दोनों कंटेन करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कंटेन करेगा, एट दैट सर्किट इट विल अटेन द रेजोनेंस। क्या अटेन करेगा? रेजोनेंस अटेन करेगा। आरएलसी सर्किट हो या एलसी सर्किट हो, दोनों के अंदर सर्किट क्या करता है? रेजोनेंस क्या करता है? अटेन करता है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, आपका जो कैपेसिटर है दैट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। और इंडक्टर इज अ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी। क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। सो इस एलसी सर्किट में क्या होता है, आपका कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर इंडक्टर में स्टोर जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन और मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। एंड दैट कन्वर्जन, दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज सिमिलर एज द ऑसिलेशन इन द स्प्रिंग। देखिए जब स्प्रिंग का ऑसिलेशन होता है या पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, जो हमने एसएचएम के अंदर डिस्कस किया है, तो उसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अगेन पोटेंशियल एनर्जी। एंड फॉर दोस काइंड ऑफ सिस्टम वी फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये हमने 11th के अंदर एसएचएम के अंदर डिस्कस किया था। तो उसी तरीके का ऑसिलेशन एलसी सर्किट में हो रहा है, जिसके अंदर कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनिशियली आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, सो इट कंटेन द इलेक्ट्रिक एनर्जी। धीरे धीरे कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होकर मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, इट विल बी zero electric energy, it has a zero electric energy and its total electric energy is converted into magnetic energy. फिर इंडक्टर में टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है, अगेन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड दैट विल चार्ज द कैपेसिटर। तो ये मैकेनिज्म कंप्लीटली क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन इन द एलसी सर्किट। ये ऑसिलेशन सिंपली मैकेनिक्स के अंदर जो एसएचएम होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, वैसा ही रहेगा। अब जब हम पेंडुलम का ऑसिलेशन करते हैं, डिस्कस करते हैं, या फिर हम स्प्रिंग का ऑसिलेशन डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि इफ वी नेवर एनकाउंटर या नेवर कंसिडर द एयर रेजिस्टेंस, तो वो ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू रहता है। क्या रहता है? It will be continue up to the infinite time. But if we encounter the air resistance, तो क्या होगा? धीरे धीरे ऑसिलेशन जो होंगे वो सस्टेन होते जाएंगे। क्या होंगे? धीरे धीरे ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे और एट लास्ट ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। इफ वी नेवर काउंट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल, यदि इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस हम काउंट ना करें, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी 100% मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मैग्नेटिक एनर्जी 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस यहाँ क्या करता है? ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। वो एनर्जी लॉस करेगा। सम एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और हर साइकिल में कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो हर टाइम आपका क्या होगा? ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। एंड सच काइंड ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज डैम्प ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं इनको? डैम्प ऑसिलेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता है? हर बार ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, जैसे ऐसा। ये ऑसिलेशन आपके डैम्प ऑसिलेशन है।
हर साइकिल के बाद क्या होगा, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाएंगे। रेजोनेंस में क्या होता है, सेम एम्पलीट्यूड सेम रहता है। ये आपका ये डैम्प ऑसिलेशन। तो बेसिकली क्या होता है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एलसी सर्किट के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, दैट इज सेम एज द ऑसिलेशन इन द मैकेनिकल सिस्टम, दैट ऑसिलेशन इज सेम एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी फॉलो करेंगे। यहां पर भी आप क्या करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया है, तो उस फ्रीक्वेंसी से आपका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। यदि हम एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, यदि एयर रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रहेगी, एनर्जी लॉस रहेगी। एनर्जी हर साइकिल में एनर्जी लॉस होता रहेगा। तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ इस सर्किट के अंदर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वी कंसीडर द एलसी सर्किट, ये एल और ये सी, बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, और कोई पावर सोर्स नहीं है। ठीक है, आपका कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज है, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। योर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर इज Q। मैक्सिमम चार्ज stored in capacitor is Q। तो आप इस वजह से क्या होगा, इस कैपेसिटर की वजह से इस इंडक्टर कॉइल में क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी, और ये जो करंट होगी उस करंट की वजह से, ये करंट जो होगी आपकी क्या है, चेंजिंग करंट है। क्यों, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो हर बार क्या होगी, हर साइकिल में वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट देगा, और चेंजिंग करंट की वजह से इस इंडक्टर कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। और क्या सेटअप होगी, इंड्यूस करंट, और उस इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, विच इज इक्वल्स टू हाफ Li स्क्वायर। देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है, हाफ CV स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी in capacitor is half CV square at t is equals to 0। ये चार्ज है at t is equals to 0। अब धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, करंट ड्रॉ करेगा इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर से, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ Li स्क्वायर। तो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ। तो एनर्जी कंजर्वेशन का पॉइंट जो है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले मुझे डिस्कस क्या करना है कि ये जो सर्किट है, एलसी सर्किट के अंदर जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह, जैसे मैकेनिकल सिस्टम में होते हैं, पेंडुलम में होते हैं, या स्प्रिंग में जो ऑसिलेशंस होते हैं, उसी तरीके के हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बोला कि मैक्सिमम चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज Q। नाउ इंडक्टर कॉइल टेकिंग अ करंट फ्रॉम द कैपेसिटर एंड सेट अप अ इंड्यूस ईएमएफ। तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से सेटअप होगा, -L di/dt। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, Q/C। कितना होगा, Q/C। अब देखिए इस लूप को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, A B C और A D। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है Q/C, और इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर कॉइल इज -L di/dt। अब देखिए मैंने लूप को ट्रैवर्स किया, अप्लाई ABL इन लूप ABCD। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट पहले एनकाउंटर हो रहा है, नेगेटिव बाद में,
तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -Q/C। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव बाद में, तो -L di/dt = 0। ठीक है, तो ये हो गया Q/C + L di/dt = 0। माइनस साइन क्या चला गया आपका 0 के साथ। अब देखिए I क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सॉरी करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो इस I की जगह हमने क्या रख दिया, Q/C L d/dt ऑफ dQ/dt। तो ये क्या हो गया, dQ/dt का सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, Q/C + L dQ² dt² = 0। Q/LC + dQ² into L/L = 0। दोनों साइड L से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, d² dt² plus 1/LC into Q = 0। Now we compare this equation by standard equation of SHM, standard second degree equation, differential equation of SHM। क्या होता है, d² dt² plus ω² x = 0। तो जब इसको आपने कंपेयर किया तो क्या आया, ω² = 1/LC, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/√LC। ये आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2π√L/C, और टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√LC। ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट। इज इट क्लियर? तो ये आपकी क्या है, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैसे देंगे आप, Q = Q0 cos ωt। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यही पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, Q = Q0 cos ωt। तो ऑसिलेटर के कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपनी वैल्यू चेंज करेगा। टाइम वेरिंग चार्ज होगा, उस टाइम वेरिंग चार्ज से टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस होगी। देखिए करंट का इक्वेशन क्या आएगा, dQ/dt, Q0 बार d/dt ऑफ cos ωt। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओमेगा क्यू माइनस साइन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जब आप √L/C रखेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा,
ये करंट का वैल्यू, और इससे करंट, इसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सो ऑसिलेशन इन द एलसी सर्किट इज सिमिलर एज द मैकेनिकल सिस्टम। आया समझ में बेटा? ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रहा है ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन? एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन। जैसा कि हमने बोला कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम चार्ज ऑफ Q। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ Q नॉट स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ चार्ज हम लिखेंगे Q स्क्वायर बाय 2C, और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस हाफ CV स्क्वायर। वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तो आप एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा तो टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस होगी। उस टाइम वेरिंग करंट से इंडक्टर कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट सेटअप होगी और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। धीरे धीरे यहाँ आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, और इसके अंदर क्या होती जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और एट लास्ट जैसे कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, उस टाइम पर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ Li स्क्वायर। अब सारी की सारी एनर्जी क्या हुआ, इंडक्टर के अंदर आ गई, एंड दैट एनर्जी इज मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। अब मैग्नेटिक एनर्जी से अब वापस कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, ये मैकेनिज्म कौन समझाएगा? वापस आपका इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनेगी? हाँ जी, मान्या, वंदन, जैसे इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म हो गया, टोटली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, और नाउ द इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी वापस किस अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी, और कैसे वो कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगी? कट रही है अभी? मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा हूं। मैं क्वेश्चन क्या है, मैंने ये बोला कि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा, और उसकी डिस्चार्जिंग की वजह से इंडक्टर कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और करंट सेटअप होगी, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एनर्जी रिड्यूस होगी, और
इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती जाएगी। जब आपका कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर कंसिस्ट ऑल द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब वापस मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनेगा? नहीं, बाकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब देखिए, ये तो इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, इंडक्टर कॉइल में रेजिस्टेंस है, तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज होना शुरू करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे थे? जैसे करंट मूव कर रही थी आपकी प्लेट ए से, ये जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट बी है, ए से बी करंट मूव कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ए से बी, करंट आपकी मूव कर रही है ए से बी, तो इलेक्ट्रॉन आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे बी से ए की तरफ। अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे, और उसकी वजह से इस इंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, पहले क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, दोनों केस में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होती है, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है इंड्यूस ईएमएफ। पहले करंट फ्लो कर रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो। अब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, अगेन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है इंड्यूस ईएमएफ, बट दिस टाइम इंड्यूस ईएमएफ इज सेटअप है इंड्यूस करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो कैपेसिटर होगा, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी प्लेट बी आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, प्लेट ए नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मैग्नेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट सेटअप करेगा, और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका टोटल मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और उसके अंदर स्टोर एनर्जी वापस कितना हो जाएगा? Q²/2। फिर वापस वही कैपेसिटर डिस्चार्ज, फिर इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई, वापस मैग्नेटिक इंडक्टर से एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू करेगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस बनना शुरू करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज अ एलसी ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। यदि हम इस इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस काउंट ना करें, तो ऑसिलेशंस जो है कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे विदाउट एनी डैम्पिंग इन द एम्पलीट्यूड, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। इलेक्ट्रिक एनर्जी 100% मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मैग्नेटिक एनर्जी 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? व्हेन वी कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल, तो रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर क्या करेगा? एयर रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, और धीरे धीरे आपका एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपके ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे? धीरे 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 डैम्प होते जाएंगे, और एट लास्ट ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो जब भी आपके सर्किट के अंदर एलसी कंपोनेंट है या आरएलसी कंपोनेंट, देखिए आरएलसी सर्किट में भी इस तरीके के ऑसिलेशंस होंगे। क्या होंगे? इस तरीके के ऑसिलेशंस होंगे। तो वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी लॉस। इज इट क्लियर? अब देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल कैसे हैं, वो भी हम इसको हमारे के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बोला? Q²/2C। तो देखिए, Q की मैंने इक्वेशन क्या बताई थी? Q0 cos ωt। ये क्या हो गया? Q0² cos² ωt/2C। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ Li², हाफ Li²। आई की इक्वेशन क्या होगी? आई की इक्वेशन मैंने बताई थी -ω Q0 sin ωt। तो देखिए, ये हो गया ω² Q0² sin² ωt।
ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/LC। तो ये ले लिया 1/LC। तो 1/2 इंटू एल इंटू सी 1/LC स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/LC। एल से एल कैंसिल हो गया, Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। तो आपका मैग्नेटिक एनर्जी कितना आया? मैग्नेटिक एनर्जी आया Q0 स्क्वायर बाय 2C साइन स्क्वायर ओमेगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है आपका Q0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा बाय 2C। दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी कितना आया? Q0 स्क्वायर बाय 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होते हैं? 1। तो ये हो गया कैंसिल। तो टोटल एनर्जी पहले कितना था? Q0 स्क्वायर बाय 2C। वही आपका टोटल एनर्जी फॉर्म। तो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी आया, ये मैग्नेटिक एनर्जी आया। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व। इज इट क्लियर? समझ में आया या वापस से बताऊं? हाँ, मान्या, आर्या, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। मान्या बेटा, यस सर। समझ में आया? यस सर। तो इसके साथ ये आपका जो यूनिट है ये कंप्लीट होता है। ठीक है? एनी डाउट इन दिस पार्ट? इस चैप्टर में और कोई डाउट? हाँ जी बेटा, अभी तो नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ना शुरू करो। ठीक है, जो भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो और सर बुक्स कब आएगी? क्या कह रहे हो? बुक्स इस संडे को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और आप लोगों का